अब क्लिक करते वक्त एक खास बात का ध्यान रखिएगा। ये आप नोटिस करें, आपको दो इंस्टॉलर्स दिख रहे हैं, स्पेशली विंडोज में। एक दिख रहा है यूजर और एक दिख रहा है सिस्टम। दिख रहे हैं दो, राइट? आपको इसमें से सिस्टम इंस्टॉलर लेना है। रिमेंबर दिस, यूजर इंस्टॉलर नहीं लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डोंट गो फॉर यूजर इंस्टॉलर, गो फॉर सिस्टम इंस्टॉलर फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है 32 बिट या 64 बिट, उसके हिसाब से चूज कीजिएगा। ठीक है? अगर आपके पास विंडोज 64 बिट है तो आप डाउनलोड करेंगे 64 बिट। अगर आपके पास विंडोज का 32 बिट वर्जन है तो आप डाउनलोड करेंगे 32 बिट। अगर ये वर्जन कंपैटिबिलिटी का आपने ध्यान नहीं रखा तो बहुत सारे एक्सटेंशंस और बहुत सारे काम VS कोड के अंदर आप नहीं कर पाएंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बात समझ आ रही है मेरी? तो मैं फिर रिपीट करता हूं दो जरूरी बातें। पहली बात, VS कोड के डाउनलोड में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक यूजर और एक सिस्टम। यूजर इंस्टॉलर नहीं करना है, सिस्टम इंस्टॉलर करना है। सिस्टम इंस्टॉलर में भी दो ऑप्शंस हैं, 64 बिट 32 बिट। आप चेक करें, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट आर्किटेक्चर का है तो आप VS कोड का 32 बिट वर्जन डाउनलोड करें। 64 बिट आर्किटेक्चर है तो डाउनलोड करेंगे आप 64 बिट। बात समझ आ रही है मेरी? राइट? ARM से क्या फर्क पड़ जाएगा? आप लोग तो अभी इंटेल यूज कर रहे होंगे ना? तो आप अभी इंटेल यूज करिए, आपको ARM की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आपको अभी यूज करना है 64 बिट। 64 बिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम में इसका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। एंड वी ऑल नो, सेटअप डाउनलोड होने के बाद आप उस पर डबल क्लिक करें, सेटअप आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं गई, जो नहीं जाएगी, अगर आप ध्यान से जैसा मैं कह रहा हूं वैसे स्टेप्स फॉलो करें, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं गई तो नोटिस करिएगा, इंस्टॉल होने के बाद VS कोड डेस्कटॉप पे आपको आइकन दिखा देगा। मेरे डेस्कटॉप पे आइकन दिख रहा है आपको? मेरे डेस्कटॉप पे VS कोड का आइकन दिख रहा है? नोटिस करिए, आपको बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे आइकन दिख रहा होगा विजुअल स्टूडियो कोड का। तो पहला स्टेप तो आपका ये है, VS कोड का सेटअप आप डाउनलोड करें, सेटअप पे डबल क्लिक करें, सेटअप को इंस्टॉल होने दें। सेटअप इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पे आपको इसका आइकन नजर आ जाएगा। पहली चीज तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप VS कोड को ओपन करेंगे, राइट, तो VS कोड की फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ढेर सारे एक्सटेंशंस आपको प्रोवाइड करें। कुछ एक्सटेंशंस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड करे गए, कुछ एक्सटेंशंस आपको अलग से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की तरफ से मिलते हैं। एक्सटेंशन समझते हैं? एक्सटेंशन समझते हैं? जैसे आप ब्राउजर यूज करते हैं तो ब्राउजर में आपको याद होगा, आप एड्स वगैरह ब्लॉक करने के लिए प्लगइन्स डालते हैं। जल्दी याद करिए, डालते हैं आप प्लगइन्स? जैसे वेबसाइट्स पे आप जाएं तो एड्स वगैरह आपको ना दिखें, है ना? तो जैसे ब्राउजर में एक्स्ट्रा काम करने के लिए आप प्लगइन्स वगैरह यूज करते हैं, ऐसे VS कोड के अंदर एक्स्ट्रा सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आप यूज करते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशंस वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप VS कोड के अंदर अगर इंस्टॉल करें तो आपकी कोडिंग आसान हो जाती है, बहुत सारी चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाती है। हम कौन कौन से एक्सटेंशंस VS कोड के यूज करेंगे, मैं जरा आपको उनकी लिस्ट दे दूं। हम VS कोड में 3 एक्सटेंशंस यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहला एक्सटेंशन होगा लाइव सर्वर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला एक्सटेंशन होगा लाइव सर्वर। क्या करता है ये एक्सटेंशन? ये एक्सटेंशन आपको VS कोड के थ्रू डायरेक्ट ब्राउजर लॉन्च करने की फैसिलिटी देता है। मतलब जब आप VS कोड में अपना HTML पेज लिखेंगे और मैं आपको बोलूंगा अब इसको रन करके दिखाओ, इसका आउटपुट दिखाओ, तो एक तरीका ये है, आप VS कोड को मिनिमाइज करेंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे और वहां से अपने पेज को लॉन्च करेंगे। आप मानते हैं ये लेंदी तरीका है? जल्दी बोलिए, आप मानते हो ये लेंदी तरीका है? बार बार VS कोड और ब्राउजर में आपको स्विच करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली यहां से आप सीधे ब्राउजर को लॉन्च कर पाए, डायरेक्टली ब्राउजर आपका स्टार्ट हो जाए, ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आप करेंगे और वहां से अपने पेज को लॉन्च करेंगे। आप मानते हैं ये लेंदी तरीका है? जल्दी बोलिए, आप मानते हो ये लेंदी तरीका है? बार बार VS कोड और ब्राउजर में आपको स्विच करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली यहां से आप सीधे ब्राउजर को लॉन्च कर पाए, डायरेक्टली ब्राउजर आपका स्टार्ट हो जाए, ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे लाइव सर्वर। लाइव सर्वर आपको क्या फैसिलिटी देगा? यस सौरभ, यू कैन रीजॉइन। डिस्कनेक्ट करके रीजॉइन करिए सौरभ, स्क्रीन दिख जाएगी। लाइव सर्वर आपको क्या फैसिलिटी देगा? लाइव सर्वर आपको फैसिलिटी देगा, आप डायरेक्टली यहां से ब्राउजर को लॉन्च कर पाएंगे, तो आपको बार बार VS कोड और ब्राउजर में स्विच नहीं करना पड़ेगा। और नाम से आपको एक और चीज नजर आ रही होगी, लाइव सर्वर में सर्वर होगा। क्या बोलते हैं? लाइव सर्वर में सर्वर होगा, यस। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मिस ना करा हो, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर मिस ना करा हो, तो आप बताइए, वेब डेवलपमेंट में क्लाइंट और सर्वर दो कंपोनेंट होते हैं। क्लाइंट और सर्वर दो कंपोनेंट होते हैं, और मैंने आपको समझाया था कोई भी कंप्यूटर सर्वर तब बनता है जब उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है वेब सर्वर। यस और नो? और VS कोड का ये एक्सटेंशन आपको एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है।
VS कोड का ये एक्सटेंशन आपको एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है। फायदा क्या होगा उसका? फायदा ये होगा कि जब आप साइट ओपन करेंगे, अपना पेज रन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही आपको यूआरएल नजर आएगा जैसे इंटरनेट पे नजर आता है। इंटरनेट पे आप देखते हैं HTTP से स्टार्ट होता है यूआरएल, दिखता है जब आप साइट ओपन करते हैं तो HTTP। HTTP याद है आपको क्या है? HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात हुई थी हमारी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये वो गाइडलाइंस या रूल्स हैं जो ब्राउजर को फॉलो करने होते हैं सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए। अभी ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे जब सर्वर साइड कोडिंग करेंगे। अभी बस इतना मान लीजिए, ये एक्सटेंशन आपको दो फैसिलिटीज देता है। पहली फैसिलिटी, फ्रॉम VS कोड डायरेक्ट ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा। दूसरी फैसिलिटी, ये आपको एक सर्वर देगा, एक बिल्ट इन सर्वर, जो बिल्कुल वैसा फील आपको देगा प्रोग्रामिंग सीखते वक्त जैसा एक्चुअल में इंटरनेट पे आपकी साइट लोगों की तरफ से की जाएगी एक्सेस। आ रही है बात समझ? पहला एक्सटेंशन समझ में आया? तो फर्स्ट एक्सटेंशन इज लाइव सर्वर। ये आपको इंस्टॉल करना है कैसे, उसका जवाब अभी मैं आपको देता हूं। पहले सुन लीजिए कौन कौन से एक्सटेंशन हम लोग यूज करेंगे। इसके अलावा हम एक और एक्सटेंशन यूज करेंगे। एक्सटेंशन का नाम है मटेरियल आइकन। नाम पढ़ पा रहे हैं? एक्सटेंशन का नाम है मटेरियल आइकन। क्या फायदा है इसका? ये बताइए, जो VS कोड है इसमें आप सिर्फ HTML की प्रोग्रामिंग करेंगे या CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जैंगो, जावा सबकी करेंगे? क्या लगता है? सबकी करेंगे। ये इतना पावरफुल आईडी है, ये हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, राइट? इवन C++ को भी सपोर्ट करता है। आप C++ की कोडिंग भी VS कोड में कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो आप चाहेंगे ना कि उसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सारी फाइलों को आप अलग अलग रिकॉग्नाइज कर पाए। चाहेंगे हर फाइल को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए, ये HTML फाइल है, ये CSS है, ये जावास्क्रिप्ट है। तो उन फाइलों पे आइकन्स आएंगे, और वो आइकन्स आपको कौन ला कर देगा? वो आइकन आपको ला कर देगा एक्सटेंशन जिसका नाम है मटेरियल आइकन। ये आपके और आईडी को थोड़ा सुंदर बना देगा। आईडी के अंदर आइकन्स अच्छे से दिखने लगेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं जाएगी कि कौन सी फाइल HTML फाइल है, कौन सी फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल है, कौन सी फाइल CSS फाइल है। आर यू गेटिंग दिस? या बैकएंड नहीं भी करते हैं, सिर्फ फ्रंट एंड पे भी काम करते हैं, तो भी सोचिए फ्रंट एंड में आपको चार तरह की फाइल पे डील करना है। कौन सी चार तरह की फाइल? जल्दी बताइए। नंबर 1 आपको डील करना है HTML फाइल, नंबर 2 आपको डील करना है CSS फाइल, नंबर 3 आपको डील करना है विद जावास्क्रिप्ट फाइल, और इसके अलावा कुछ इमेजेस वगैरह पे डील करेंगे। कुछ इमेजेस वगैरह लाएंगे आप अपने वेब पेज पे, तो वो अलग एक्सटेंशन की फाइल होंगी। इसलिए आपको ये मटेरियल आइकन एक्सटेंशन डाउनलोड करना चाहिए। तीसरा एक्सटेंशन जो आपके बेहद बेहद काम का है, तीसरे में आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप यूज कर लेंगे प्रिटेयर, एक्सटेंशन का नाम ही है प्रिटेयर, या फिर आप यूज कर लेंगे HTML, CSS, JS फॉर्मेटर। क्या करते होंगे ये एक्सटेंशंस? ये वाला एक्सटेंशन जो लास्ट वाला है, ये आपके कोड को प्रॉपरली अलाइन करता है, आपको हेल्प देता है। जब आप CSS की कोडिंग करेंगे तो अलाइनमेंट के साथ साथ आपको गाइड करेगा कि आप कौन सा टैग यूज कर रहे हैं। ओपनिंग टैग करेंगे HTML का तो क्लोजिंग टैग ये आपके लिए लगा देगा। मतलब कुल मिलाकर ये एक्सटेंशन आपके कोड की क्या करेंगे? ये एक्सटेंशन आपके कोड की फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग समझते हैं? फॉर्मेटिंग का मतलब प्रॉपरली कोड अलाइन हो जाएगा। आप जो टैग्स देखेंगे उनके अंदर का टेक्स्ट थोड़ा सा अलाइंड वे में आपको दिखेगा, जैसा पाइथन के अंदर आपने देखा होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सपोर्ट करने को मिलेंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, आ रहा हूं। कैसे डाउनलोड करते हैं मैं बता रहा हूं आपको। ओके, मैं एक्सटेंशंस लिख देता हूं नोटपैड में कौन से यूज हो रहे हैं। जो एक्सटेंशंस हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले तो डाउट आ रहा है बार बार, एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशंस आर, सुन लीजिए ध्यान से, एक्सटेंशंस आर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स which enhance the working and behavior of IDE। आपके आईडी की वर्किंग और बिहेवियर को एनहांस करने का काम करते हैं एक्सटेंशन। 3 मोस्ट पॉपुलर एक्सटेंशंस फॉर VS कोड आर, जल्दी बताइए। समझा आपने तो बताइए, पहला कौन सा? वेरी गुड, पहला लाइव सर्वर। ये तो करना ही करना है, वरना आप मुझे फॉलो नहीं कर पाएंगे, है ना? मैं बहुत यूज करूंगा लाइव सर्वर का हर जगह पर। ठीक, तो लाइव सर्वर नंबर 1। नंबर 2 हम यूज करेंगे, वेरी गुड, मटेरियल आइकन। मटेरियल आइकन से क्या होगा? कुछ नहीं, आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट थोड़ा सा सुंदर दिखने लगेगा, थोड़ा सा डेकोरेटेड दिखने लगेगा, दैट्स इट। और कुछ नहीं होगा खास फर्क। नंबर 3 हम लोग यूज करेंगे या तो प्रिटेयर आप यूज कर लें, या यूज कर लें HTML, CSS, JS फॉर मैटर। ठीक है? अब इनको डाउनलोड कैसे करना है? नंबर 1, इन्हें डाउनलोड जब करें तो इंटरनेट ऑन होना चाहिए।
आ रही है बात समझ? जब आप इन्हें डाउनलोड करेंगे आपके सिस्टम पे नेट ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली सर्वर से डाउनलोड करे जाएंगे। तो ये मानते हुए कि आपके सिस्टम पे इंटरनेट इस समय ऑन है, आप जब वीएस कोड खोलेंगे तो बिल्कुल नीचे की तरफ आपको एक व्हील दिख रहा है, जल्दी बताइए, बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे एक व्हील दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इस व्हील पे क्लिक कीजिए। ओके, इस व्हील पे क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बताएगा आपके सिस्टम में जो जो एक्सटेंशंस इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैं वीएस कोड का बहुत यूज करता हूं, पाइथन के लिए भी, जैंगो के लिए भी, इसलिए मेरे सिस्टम में आपको इतने सारे एक्सटेंशन दिख रहे हैं, है ना, जो मैंने इंस्टॉल करके रखे हैं। आप लोगों को क्या करना है, हो सकता है आपके केस में इंस्टॉल्ड वाली लिस्ट ब्लैंक हो, है ना, तो आपको इस टेक्स्ट बॉक्स पे आना है और यहाँ एक्सटेंशन का नाम टाइप करना है। क्या नाम था पहले एक्सटेंशन का? लाइव सर्वर नाम था, राइट? तो आपको टाइप करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर टाइप करके क्लिक करेंगे तो नोटिस करिए मेरे में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आई होप सब लोग समझ पा रहे होंगे। मेरे में अनइंस्टॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके में क्या लिखा हुआ आएगा? आपके में लिखा होगा इंस्टॉल, तो आपको उसको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे विद इन मिनट ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। समझ आया? एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, समझ आया? ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए एक्सटेंशन इंस्टॉल कैसे करते हैं। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आपको एक्सटेंशन वाली विंडो पे आना है। एक्सटेंशन वाली विंडो पे कैसे आते हैं? बिल्कुल बॉटम पे एक व्हील आपको दिख रहा है, उस व्हील पे क्लिक कीजिए। ऊपर से आप नोटिस करेंगे तो चौथा ऑप्शन आपको दिखेगा बाय द नेम ऑफ एक्सटेंशन। आप यहां से भी आ सकते हैं और अगर आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड पे टूल बार नजर आ रहा है, इस विंडो के एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको टूल बार नजर आ रहा है। आर यू एबल टू सी द टूल बार? आ रहा है? इस टूल बार में भी नोटिस करिए आपको ये एक्सटेंशंस का आइकन दिखेगा, ये आइकन एक्सटेंशंस का है। आप इस पे भी क्लिक करके एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर पॉइंटर ले जाऊं तो लिखा हुआ आ रहा है एक्सटेंशन, आ रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस की लिस्ट आ जाएगी, जो हो सकता है आपके केस में या तो ब्लैंक हो या कुछ कम एक्सटेंशंस दिखें। अब आप सबसे पहले यहां टाइप करेंगे लाइव सर्वर, क्लिक करेंगे। ऑथर का नाम भी याद रखिएगा, ऋत्विक दे। किसी और का लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड मत कर लीजिएगा। समझ रहे हैं किसका एक्सटेंशन डाउनलोड करना है? ऋत्विक डे। ठीक है, इनका एक्सटेंशन डाउनलोड करना है आपको, तो इसको डाउनलोड करना है। यहां लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली ये आपके सिस्टम में VS कोड में इंस्टॉल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो आइकन आपको चाहिए, एक्सटेंशन सॉरी, जो आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड मटेरियल आइकन। तो यहां आप लिखेंगे मटेरियल आइकन, तो दिख रहा है आपको मटेरियल आइकन थीम? आर यू एबल टू सी दैट? इस पे क्लिक करिए। ठीक है, जैसे ही मटेरियल आइकन थीम पे क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने का। मेरे में अनइंस्टॉल आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आ रहा है समझ? चलो आगे, ये सेकंड एक्सटेंशन है। थर्ड एक्सटेंशन, आपके पास दो ऑप्शन है। जो मैं यूज कर रहा हूं मैं वो बता दूं, मैं यूज कर रहा हूं HTML CSS कोड फॉर्मेटर। तो अगर आप मेरे वाले में देखें तो HTML CSS कोड फॉर्मेटर आपको दिखेगा, राइट? आप चाहें तो ये ले लें, ये रहा थर्ड वाला, देखिए JS CSS HTML फॉर्मेटर, ये ले लें, मैं इसे यूज कर रहा हूं। आप चाहें तो इसकी जगह सेकंड ऑप्शन है प्रिटेयर, यूज कर लें आप। जैसे ही प्रिटेयर लिखेंगे आपको प्रिटेयर का भी ऑप्शन दिखेगा। समझ आ रहा है सबको? यहां तक क्लियर हुआ? राइट? तो ये एक्सटेंशंस आपने सारे डाउनलोड कर लिए। अब आपको इन एक्सटेंशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ इंस्टॉल हुए हैं, एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, लाइव सर्वर अपने आप एक्टिवेट होगा, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी एक्टिवेट कैसे करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक्टिवेट करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स कहां मिलता है? ध्यान से देखिए, जो नीचे व्हील आ रहा है उस व्हील में सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, सेटिंग दिख रहा है? दिख रहा है, सेटिंग पे क्लिक कीजिए। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे एक विंडो आपके सामने ओपन होगी। कौन कौन से एक्सटेंशन एक्टिवेट करने हैं आपको? मटेरियल आइकन करना है और कोड फॉर्मेटर का करना है। तो यहां पे लिखेंगे आप सबसे पहले फॉर्मेट। जैसे ही फॉर्मेट लिखेंगे आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, आ रही है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। यहां नोटिस करिए मेरे एक्सटेंशन का नाम दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको सेट करा हुआ है, राइट? अगर आपने सेट करा होगा तो आपको नाम दिखेगा, नहीं तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। क्लिक करके सर्च करें जो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करा है। जैसे मेरे में आपको प्रिटेयर दिख रहा है, जल्दी बताइए। मेरे केस में आपको यहां पर अगर आप सर्च करें तो यहाँ पे इतने सारे एक्सटेंशन दिख रहे हैं, मैं इसमें से कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकता हूं। मैंने कौन सा यूज करा हुआ है? मैंने यूज करा हुआ है जो डिफॉल्ट वाला मिल रहा है मुझे, HTML CSS कोड फॉर्मेटर। ठीक है, ये वाला यूज करा है मैंने, लोनीफाई वाला। तो आप लोनीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने सेट कर दिया फॉर्मेटर। देन आपको क्या सेट करना है? आपको सेट करना है आइकन। तो यहां टाइप कीजिए आप आइकन,
ठीक है, आइकन टाइप करेंगे तो आपके सामने एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से क्या चूज करना है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। इस ड्रॉप डाउन में चूज करना है आपको मटेरियल आइकन। इतनी सेटिंग्स आपको करनी है, ठीक है। इसमें बेयर मिनिमम कौन सी सेटिंग है? जल्दी बोलिए, इसमें बेयर मिनिमम कौन सी सेटिंग है? वेरी गुड, इसमें बेयर मिनिमम लाइव सर्वर है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइव सर्वर है आपके लिए। बाकी नहीं भी चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन लाइव सर्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वीडियोस प्लीज अपने ऑफ करिए। अपूर्वा पाठक, आपका वीडियो ऑन है, प्लीज ऑफ करें। फाइन, चले आगे, चले प्रोसीड। आ गया VS कोड को, ये आपने सेट कर लिया। अब आपका आईडी बिल्कुल तैयार है टू डेवलप एप्लीकेशंस। अब मैं थोड़ा सा आपको HTML का कोड स्ट्रक्चर समझा दूं, फिर आपको आपकी पहली HTML पेज को डिजाइन करने की प्रोसेस बताता हूं। नाउ लेट्स गेट बैक टू व्हाइट बोर्ड, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें अपन, फिर वापस आते हैं VS कोड पे। अब हमारा डिस्कशन होगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML पेज। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको HTML पेज का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बताऊं, आप मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दें। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ C लैंग्वेज प्रोग्राम? जल्दी बोलिए। अगर आपसे मैं पूछूं सी में जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो आप लेते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए वो क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट थिंग जो आप सी में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? वेरी गुड, आप सबसे पहले अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल्स, है ना। वेरी गुड। इसके बाद आपको याद होगा आप फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, जो भी फंक्शंस आपको चाहिए। फिर आपको याद होगा आप मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, राइट। मेन की डेफिनेशन लिखते हैं लाइक दिस, राइट। और उसके बाद फिर आप अपने बनाए गए फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। यही तरीका होता है ना सी लैंग्वेज के कोड का। गुड, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पाइथन जावा जानने वाले भी स्टूडेंट्स हैं तो आपसे इनकी भी बात कर लेता हूं मैं। बताइए जरा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम? जब पाइथन में कोड लिखते हैं तो उसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, आप शुरुआत करते हैं इंपोर्ट से, जिसमें आप कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करते हैं। फिर आप उसके बाद अपने फंक्शंस डिफाइन करते हैं, अपनी क्लासेस डिफाइन करते हैं, और फिर आपको याद होगा आप अपनी मेन स्क्रिप्ट लिखते हैं। मेन स्क्रिप्ट का मतलब मेरा मेन मेथड से नहीं है, मेन स्क्रिप्ट मतलब वो लाइन जो आपकी सबसे पहले रन होगी। ओके, इसी तरह से मुझे बताइए व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम? व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम? वेरी गुड। अगर जावा प्रोग्राम का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करा जाए तो आप स्टार्ट करते हैं विद पैकेज। जावा ने पढ़ाया पैकेज लिखकर पैकेज का नाम दो, ठीक है। फिर जावा ने कहा इंपोर्ट लिखो जो तुम्हें चाहिए, तो आप दूसरे पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं जो भी आपको चाहिए। फिर इसके बाद आप अपनी क्लास बनाते हैं, जो भी क्लास को आप नाम देते हैं, और क्लास को नाम देने के बाद क्लास की आप बॉडी लिखते हैं। ऐसा ही कुछ होता है ना। और थ्रू आउट डेवलपमेंट आप मोर और लेस इस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को करते हैं फॉलो। बिल्कुल ऐसे HTML में भी जब आप कोड लिखते हैं तो उसको लिखने का एक स्टैंडर्ड वे होता है, उसको लिखने का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा है तो क्या आप मुझे बताएंगे ये स्ट्रक्चर किसने दिया? जल्दी बोलिए। ये स्ट्रक्चर W3C ने दिया। कौन है W3C? W3C वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्न करती है HTML पेज डिजाइन कैसे करा जाएगा, कैसे HTML पेज को लिखा जाएगा। वेरी गुड। तो अगर HTML के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को हम समझें, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML पेज, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ध्यान से देखिएगा। शुरुआत आपके HTML पेज की होती है एक टैग के साथ जिसका नाम होता है HTML टैग। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आ रहा हूं मैं, डॉक टाइप पे भी आ रहा हूं। और उसके बाद आप HTML को कर देते हैं क्लोज। लास्ट लेक्चर अगर आपने मिस ना करा हो तो अपने डिस्कस करा था HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, करा था। और मार्कअप को ही बोलते हैं अपन टैग्स। तो आपका पूरा पेज इन टैग से भरा रहेगा जब आप HTML में कोडिंग करेंगे। उनमें सबसे ऊपर जो आप टैग लिखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड HTML टैग। ये बिल्कुल वैसा है जैसा आप सी लैंग्वेज में अगर कंपेयर करें तो मेन फंक्शन होता है। आप मानते हो ये मेन की ओपनिंग है ये, और ये मेन की क्लोजिंग है, और जो भी कोड आप लिखते हैं वो इन दोनों ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। ऐसे ही HTML कहती है जो भी आपको HTML से रिलेटेड स्टेटमेंट लिखने हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, वो आप इस ओपनिंग और क्लोजिंग HTML के बीच में लिखेंगे। ओके, अब आता है अगला पॉइंट। इसके अंदर क्या आता है? तो इस HTML टैग के अंदर दो इंपॉर्टेंट चाइल्ड टैग्स आते हैं। कौन कौन दो इंपॉर्टेंट चाइल्ड टैग? एक आता है बाय द नेम ऑफ हेड और दूसरा आता है बाय द नेम ऑफ बॉडी। आई रिपीट, दो इंपॉर्टेंट चाइल्ड टैग्स आपको मिलते हैं। एक आता है बाय द नेम ऑफ हेड और दूसरा आता है बाय द नेम ऑफ बॉडी। ऑफ कोर्स दिमाग में क्वेरी आपकी आएगी, सर इन हेड और बॉडी में क्या फर्क होता है? तो ध्यान दीजिए,
जो हेड टैग होता है उसके अंदर हम HTML से रिलेटेड वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो हमें यूजर के लिए शो नहीं करने, जो हमें कस्टमर को या क्लाइंट को नहीं दिखाने, वो हमें या तो सर्च इंजन को बताना है और या बताना है ब्राउजर को। आई रिपीट, हेड के अंदर आप वो टैग्स लिखते हैं जो आपको यूजर को नहीं शो करने हैं, जिसका रिजल्ट आपको सर्च इंजन को या ब्राउजर्स को शो करवाना है। बस एक टैग हेड के अंदर होता है जो एंड यूजर के लिए होता है, शायद आप सब जानते होंगे, उस टैग का नाम होता है टाइटल। टाइटल के अलावा हेड टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हम यूजर के लिए नहीं लिखते हैं, वो हम लिखते हैं एंड ब्राउजर के लिए या फिर सर्च इंजन के लिए। सेक्शन में क्या लिखा जाता है ये मैं आपको बता दूं और इसका एक छोटा सा डेमो भी आपको देता हूं। क्या लिखा जाता है का जवाब है, आप यहां पे लिखते हैं टैग्स विच आर मेंट फॉर द ब्राउजर और द सर्च इंजन। आप यहां पर उन टैग्स को मेंशन करेंगे which are not meant for the end user, rather they are meant either for the browser or for the search engine। और बॉडी के अंदर आप लिखेंगे वो टैग्स जो किसके लिए हैं, जल्दी बोलिए, टैग्स फॉर द यूजर, जो आपके वेब पेज का एक्चुअल कंटेंट यूजर को शो करेगा, है ना। चलिए अब मैं आपको हेड का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो आपने देखा बहुत बार होगा, शायद पता आपको आज पहली बार चलेगा। जब आप गूगल में जाकर कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल आपको लिस्टिंग दिखाता है जो भी आपने सर्च करा है उससे रिलेटेड। आपने ऑब्जर्व करा है जो गूगल आपको लिस्टिंग दिखाता है उसमें हर लिंक के नीचे 2 या 3 लाइनों का छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, देखा है आपने। क्या लगता है आपको वो डिस्क्रिप्शन गूगल ने खुद जनरेट करा है? वो डिस्क्रिप्शन गूगल ने खुद जनरेट करा है? नहीं, वो जनरेट होता है आपके हेड टैग के अंदर के एक टैग से। कौन सा होता है वो टैग? वो टैग होता है मेटा टैग। हेड टैग के अंदर एक मेटा नाम का टैग होता है, उसके थ्रू आपको ये डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। अपन ओपन करते हैं गूगल और इस पे कुछ सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च करा HTML ट्यूटोरियल। अब आप नोटिस करिए जो HTML ट्यूटोरियल के लिंक्स आ रहे हैं ये वो वेबसाइट्स है ना जो HTML ट्यूटोरियल्स ऑफर कर रही हैं, है ना। ओके, नाउ टेल मी, जस्ट टेल मी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो आपको दिख रहा है ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये टेक्स्ट आ रहा है। ये टेक्स्ट कहां से आया? अगर मैं आपके सामने W3 स्कूल्स का पेज ओपन करूं तो आपको ये टेक्स्ट कहीं नहीं दिखेगा। इस पे लिखा हुआ है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड वेब बिल्डिंग ट्यूटोरियल। देखिए कहीं दिख रहा है वेल ऑर्गेनाइज्ड इजी टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। तो ये कहां से आया? इसके लिए इस पेज पे करिए आप राइट क्लिक, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में जाइए, ठीक है। थोड़ा सा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूं, चेक करिए यहां कहीं मेटा दिख रहा है आपको, और उस मेटा में कहीं लिखा हुआ है वेल ऑर्गेनाइज्ड इजी टू अंडरस्टैंड ट्यूटोरियल्स। ढूंढिए ध्यान से, दिख रहा है? दिख रहा होगा, ये रहा वो टेक्स्ट, चेक करिए। और ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है फ्रॉम अ टैग व्हिच इज कॉल्ड मेटा। मेटा किसका चाइल्ड टैग है? गौर से देखिए, मेटा इज द चाइल्ड टैग ऑफ हेड। तो इस तरह से जब आप वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट को आप लाइव करते हैं तब ये मेटा टैग आपके बहुत काम आता है, ताकि जब लोग सर्च करेंगे आपके पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड चीजों को तो सर्च इंजन आपकी साइट को आउटपुट में शो कर पाए। आ रहा है समझ? दिस द रोल ऑफ मेटा टैग। यस, डिस्क्रिप्शन उसका अपने आप में कीवर्ड है और जो आप देख रहे हैं मेटा वो टैग का नाम है। समझ आया? हेड टैग का पर्पस समझ आया, राइट। तो हेड एंड यूजर के लिए नहीं है, हेड इज ऑलवेज डिजाइन फॉर ब्राउजर्स और फॉर सर्च इंजन्स, ठीक है। अब मैं आपको एंड यूजर की चीज दिखाता हूं। अब वापस इसी साइट पे चलते हैं और नोटिस करिए ये जितना कंटेंट आपको दिख रहा है ये सब कहां से आ रहा होगा? आप मानते हो ये सब बॉडी से आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए, ये सारा कुछ बॉडी से आ रहा है? यस, ये सारा कुछ आपको मिलेगा बॉडी टैग से। तो जब ये पेज बना होगा, ये पेज के बनाने के टाइम पे बॉडी टैग के अंदर ये सब लिखा है, तो ये बटन बटन बॉडी टैग में बने, क्या कहते हैं? हाँ, ये बटन वगैरह सब बॉडी टैग ने आपको डिजाइन करके दिया हुआ है। दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द टैग व्हिच इज कॉल्ड एज बॉडी टैग, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द हेड टैग। इसलिए मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया, बॉडी में वो लिखते हैं जो एंड यूजर को दिखाना है, हेड में वो लिखते हैं जो ब्राउजर्स के लिए या सर्च इंजन के लिए होता है। आया समझ? पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब एक छोटा सा डाउट और आएगा आपके दिमाग में। अगर आपने थोड़ी बहुत HTML देखी हो, कभी पढ़ी हो, तो आपने नोटिस करा होगा हर HTML पेज के बिल्कुल टॉप पे एक डॉक टाइप लिखा रहता है। देखा आपने? हर HTML पेज के टॉप पे एक डॉक टाइप लिखा रहता है। तो दिस रेजेस अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज डॉक टाइप? पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं इंटरव्यूज में डॉक टाइप के बारे में, उन्हें लगता है ये भी टैग होगा। मैं आपको क्लियरली बता दूं, डॉक टाइप टैग नहीं होता है। डॉक टाइप इज नॉट अ टैग। देन व्हाट इज डॉक टाइप? तो गौर करिए, डॉक टाइप अपने आप में एक मैसेज होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोग ब्राउजर को कन्वे करते हैं, ताकि ब्राउजर डॉक टाइप को देखकर ये पहचान पाए
कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर आप लास्ट लेक्चर में थे तो मुझे बताइए, मार्केट में HTML का 4 और 5 दोनों चल रहे हैं? चल रहे हैं ना? HTML 4 आया था 1999 से, HTML 5 मैंने आपसे कहा था 2012 से लॉन्च हुआ था, और अब आते आते HTML का 5.2 आपको मिल रहा है। तो मार्केट में HTML 4 और HTML 5 दोनों काम कर रहे हैं। आप मानते हैं दोनों में टैग्स में डिफरेंस है? कुछ टैग्स ऐसे होंगे जो HTML 5 में है बट 4 में नहीं है। तो जब आप डॉक टाइप यूज करते हैं तो आप ब्राउजर को कन्वे करते हैं कि वो इस पेज को कौन से HTML वर्जन के हिसाब से इंटरप्रेट करे। इस कारण से जो टैग्स की अंडरस्टैंडिंग है, ब्राउजर उसको उस वर्जन के हिसाब से करता है और आउटपुट आपको प्रॉपर दिखाता है। तो अगर कोई कहता है व्हाट इज डॉक टाइप, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट अ टैग और मार्कअप, इट इज जस्ट एन एलिमेंट which informs the browser about the HTML version we are using। हम जो HTML वर्जन यूज कर रहे हैं, ब्राउजर इसके थ्रू वो आइडेंटिफाई करता है। हाँ बता रहा हूं, डॉक टाइप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट द ब्राउजर कैन प्रॉपरली understand the tags and display the correct output। अब क्वेश्चन आ रहा है, हम डॉक टाइप यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? What happens if we do not use doc type? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप डॉक टाइप यूज नहीं करते हैं तो ब्राउजर एक स्पेशल मोड में चला जाता है। किस में चला जाता है? एक स्पेशल MODE मोड में चला जाता है। क्या कहलाता है वो मोड? वो मोड कहलाता है क्विक्स मोड। व्हाट डिड आई से? QUIRKS, क्विक्स मोड। ये क्या होता है? ये होता है 1990s वाला स्टाइल, जब HTML शुरुआत में लॉन्च हुई थी। यानी ब्राउजर ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो 30 साल पुराने HTML पेज को पढ़ रहा है। और आप मानते हैं अधिकतर टैग उसको समझ नहीं आएंगे। क्या कहते हैं, ना ऑडियो समझ आएगा, ना वीडियो समझ में आएगा, बहुत सारे टैग्स आपके फेल हो जाएंगे और आपके पेज का आउटपुट बिगड़ जाएगा। सो इफ वी डू नॉट यूज डॉक टाइप, अगर हम डॉक टाइप को यूज नहीं करते हैं, देन ब्राउजर starts interpreting a page as if it is designed in 90s era। ये 90s का HTML पेज बन जाएगा। This behavior is called as, क्या नाम दिया है वेब टेक्नोलॉजीज में? इस बिहेवियर को क्या नाम दिया है? This behavior is called as QUIRKS, क्विक्स मोड। ये नाम है इसका। ब्राउजर इस मोड में चला जाएगा, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा? The effect will be that most of the new tags will stop working। अधिकतर नए टैग्स काम करना बंद कर देंगे। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? हाँ, बिल्कुल सही। अलग अलग वर्जन के लिए डॉक टाइप अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अब बताइए हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? 5। सिंस वी आर यूजिंग HTML 5, आवर डॉक टाइप विल बी लाइक दिस, ठीक है। हमारा डॉक टाइप कुछ ऐसा होगा। ध्यान दें, हम लोग लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स के पहले एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके पहले डॉक टाइप, और डॉक टाइप के बाद HTML। दैट्स इट। नॉट का मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप और HTML। और ये केस सेंसिटिव है क्या डॉक टाइप? जल्दी बोलिए, क्या ये केस सेंसिटिव है? नहीं, HTML पूरी नॉन केस सेंसिटिव है, तो ये नॉन केस सेंसिटिव है। आई होप आप लोग बात समझ रहे होंगे। आया समझ? तो आपका सबसे पहला स्टेटमेंट ये होना चाहिए, डॉक टाइप HTML। मार्क का मतलब कौन सा मार्क? फैजान कौन से मार्क की बात कर रहे हो? वो डॉक टाइप को ये बताने के लिए कि डॉक टाइप टैग नहीं है। उससे पता लगता है ब्राउजर को कि ये टैग नहीं है, ये एक एलिमेंट है जो बस एक मैसेज कन्वे कर रहा है। वरना तो एंगुलर ब्रैकेट में टैग्स आते हैं ना, है ना। और डॉक टाइप को टैग नहीं करना है, ब्राउजर को ये नहीं कहना है कि इसको टैग मानो, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है सर HTML 4 होती तो कैसा होता? HTML 4 का तो बहुत बड़ा डॉक टाइप होता था। मैं आपको शो करता हूं HTML 4 का डॉक टाइप कैसा होता था। आप ही की स्लाइड्स के अंदर है, जो स्लाइड्स आपसे शेयर की है मैंने, उसमें लेकर चलता हूं। देखिए HTML 4 का डॉक टाइप कितना लेंथी और कितना टिपिकल हुआ करता था। लेट मी ओपन दैट। ये है HTML 4 का डॉक टाइप, चेक करिए। यहां कहीं लिखा हुआ दिख रहा है HTML का वर्जन 4 यूज हो रहा है? आर यू एबल टू फिगर आउट? ये देखिए, ये लिखा हुआ है HTML 4.01।
ये बता रहा है, इतना लंबा चौड़ा, इतना टिपिकल आपको डॉक टाइप देना पड़ता था जब आप लोग यूज करा करते थे HTML4 को। आ रही है बात समझ? और ये वो टैग नहीं है जो HTML का टैग है ना, ये टैग को आप एलिमेंट मानना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो डॉक टाइप टैग नहीं है, डॉक टाइप इज एन एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है जो ब्राउजर के लिए कुछ आउटपुट जनरेट नहीं करे, जो ब्राउजर को बस ये बताए कि पेज का इंटरप्रिटेशन उससे कैसे लेना है। आ रही है बात समझ? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? बढ़े आगे, चलिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका मतलब इसमें चेंज क्या आ जाएगा? चेंज ये आ जाएगा कि अब आप HTML के ऊपर जाएं टॉप पे और वहां पर एक और एलिमेंट ऐड कर दें। व्हाट इज दैट एलिमेंट? दैट एलिमेंट शुड बी डॉक टाइप फॉलोड बाय HTML। इतना लिखना मतलब HTML5 हो गया। क्या कहते हैं? यस, इतना लिखना ही मतलब हो गया HTML5। यानी अगर इसको कमेंट्स में लिखूं मैं, सो दिस इज टेलिंग द ब्राउजर टू interpret a current page as HTML5 document, right? That is the information conveyed by doc type. Got it? बात समझ आई? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये जो हेड टैग है इसके अंदर हम लोग क्या क्या लिखते हैं। आई मीन टू से व्हाट आर चाइल्ड टैग्स ऑफ द हेड टैग। अच्छा, चाइल्ड का मतलब समझ रहे हैं? चाइल्ड का मतलब इसके अंदर लिखे जाते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट जैनेन्द्र, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी बहुत इतनी जल्दी नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा HTML6 को आने में। HTML5 ही आप देखो 2012 से आया है और अभी पूरा पूरा स्टेबल नहीं हुआ है, मानते हो? अभी ब्राउजर ने HTML5 को ही 100% सपोर्ट करना स्टार्ट नहीं करा है, तो 6 आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं शेयर कर दूंगा ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी और प्रीवियस क्लास के भी। आगे बढ़े, फिलहाल यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। वेरी गुड, चलिए अब बात करते हैं हेड टैग के चाइल्ड टैग्स कौन कौन से हैं। कैन एनीवन टेल मी कितने चाइल्ड टैग्स होते हैं हेड टैग के? जिनको थोड़ा बहुत आइडिया हो HTML का बताइए। शाबाश, 6 होते हैं। देयर आर 6 चाइल्ड टैग्स ऑफ द हेड टैग, यानी 6 ऐसे टैग्स हैं जो आप हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं। फाइन, चाइल्ड का मतलब जो उसके अंदर लिखे जाते हैं, सिंपल। ठीक, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वी हैव टाइटल टैग। क्या होता है टाइटल से? सेट्स द टाइटल ऑफ द पेज। तो देना जरूरी होता है क्या टाइटल? नहीं, कोई जरूरी नहीं होता। अगर नहीं देंगे तो ब्राउजर अपनी तरफ से डिफॉल्ट टाइटल देगा। वो क्या होता है? वो कई बार अनटाइटल्ड हो जाता है, उसका नाम आ जाएगा अनटाइटल्ड, या कई बार सर्वर की तरफ से कुछ आएगा वो टाइटल बन जाएगा, या डॉक्यूमेंट करके टाइटल आ जाएगा। इट ऑल वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन, सर्वर टू सर्वर और ब्राउजर टू ब्राउजर। यूनिफॉर्मिटी रहे इसके लिए बेटर है कि आप टाइटल टैग दें। ओके, सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है स्टाइल। अच्छा, सेकंड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे, डोंट गेट कंफ्यूज। आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो क्या हम टाइटल को लास्ट में लिख सकते हैं हेड में? हाँ, हम हेड में टाइटल लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आएगा वो पेज के टॉप पे। जब ब्राउजर पेज को डिस्प्ले करेगा तो टाइटल टॉप पे ही दिखेगा आपको आपके पेज के, चाहे वो हेड में कहीं भी लिखा गया हो। ओके, अब आता है स्टाइल टैग। इससे क्या होता है? इससे आप ऐड करते हैं CSS कोड्स इन दी HTML पेज। ठीक है, एग्जैक्टली बोले तो CSS में कोड्स लिखते हैं क्या अपन? नहीं, एग्जैक्टली बोले तो CSS में कोड्स नहीं लिखते हैं। तो फिर क्या लिखते हैं CSS के अंदर? CSS के अंदर हम लोग स्टाइलिंग करते हैं। तो जो स्टाइलिंग आप लिखते हैं उसे क्या बुलाते हैं? उसे बुलाते हैं रूल सेट्स। HTML में क्या लिखते हैं आप? टैग्स लिखते हैं ना, हाँ या ना? HTML में टैग लिखते हैं ना, ऐसे CSS में जो आप लिखते हैं उसके लिए टेक्निकल वर्ड है रूल सेट। तो जो CSS के रूल सेट्स हैं वो आप स्टाइल में लिखेंगे और उसका इफेक्ट आपको आपके वेब पेज पे नजर आएगा। तो इसका मतलब CSS कोडिंग HTML में मर्ज की जाती है, हाँ के ना? यस, CSS कोडिंग HTML में मर्ज करते हैं। अलग नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, CSS को अलग भी लिख सकते हैं। अगर अलग लिखेंगे तो फिर हमारे पेज से कैसे कनेक्ट करेंगे? इसी के लिए अगला टैग है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है लिंक टैग। ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप HTML CSS को मिक्स ना करें, CSS की अलग फाइल बनाएं, HTML की अलग फाइल बनाएं, और जैसे C में आप इंक्लूड करते हैं, C में आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल को, पाइथन में मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, ऐसे यहां पर आप CSS फाइल को इस HTML फाइल के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके लिए आप यूज करते हैं लिंक टैग। तो क्या लिंक टैग से बस CSS फाइल्स कनेक्ट होती हैं? नहीं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स आप अपने HTML पेज से कनेक्ट कर सकते हैं, बट सबसे पॉपुलर इनमें होता है CSS। तो लिंक का फायदा क्या? लिंक का फायदा हुआ यूज्ड फॉर लिंकिंग एक्सटर्नल, ध्यान दीजिएगा नाम जो दे रहा हूं, एक्सटर्नल CSS फाइल्स और अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स
विद द करंट पेज, विद द करंट पेज। ठीक है, चौथा टैग होता है बेस टैग। हाँ जी, स्टाइल के अंदर सिर्फ सीएसएस आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फैजान। स्टाइल के अंदर एचटीएमएल नहीं आएगी, जावास्क्रिप्ट भी नहीं आएगी, सिर्फ सीएसएस कोड आएगा। गॉट इट? वो डीआई सीएसएस के लिए गया है। डाउट सॉल्व? ओके। कौन सा? मेटा। क्यों? क्योंकि मेटा का यूज देखने के लिए साइट पड़ेगी, साइट बनी है तो लाइव कहां से होगी, इसलिए मेटा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, बाकी पांचों का आप प्रैक्टिकल यूज देखेंगे। तो ये आ गया बेस टैग। बेस हुआ अगला टैग जो आ रहा है। अभी बताइए, फ्रंट एंड में एचटीएमएल और सीएसएस के अलावा तीसरी कौन सी लैंग्वेज है यूज होगी? जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आप एचटीएमएल में डालते हैं तो आप ये कोड डालेंगे किसके अंदर? स्क्रिप्ट टैग के अंदर, है ना। अच्छा, ये बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, स्टाइल में सीएसएस, स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट, ऐसा क्यों करते हैं? तो याद कीजिए, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल तीनों सेम काम करती हैं कि अलग करती हैं? अलग अलग काम करती हैं, राइट। अगर अलग अलग काम करती हैं तो इनको हैंडल करने वाले इंटर्स, जिन्हें बोलते हैं इंजन, वो भी अलग अलग होंगे। मैंने आपसे कहा था ना लास्ट लेक्चर में, ब्राउजर में 3 इंजन होते हैं, एचटीएमएल का इंजन, सीएसएस का इंजन, जावा। अगर आप इंजन में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कंपाइलर मान लीजिए। कंपाइलर तो सुना है ना आपने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड को कंपाइलर ही हैंडल करता है। ऐसे एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस को जो सॉफ्टवेयर हैंडल करता है वो ब्राउजर के अंदर है और उसे बोलते हैं इंजन। पर प्रॉब्लम ये है, एक इंजन नहीं है ब्राउजर में, 3 इंजन है। तो आप बताइए, ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि ये कोड एचटीएमएल इंजन को भेजना है, ये कोड सी इंजन के पास जाना चाहिए, ये कोड जावास्क्रिप्ट इंजन के पास जाना चाहिए? कौन बताएगा? उसे बताएंगे टैग्स, उसे बताते हैं टैग। और अगर हम टैग ना लगाएं तो वो सबको एचटीएमएल मान लेता है। अगर हम टैग नहीं लगाएंगे ना तो वो सबको एचटीएमएल की तरह दिखेगा। फिर क्या होगा? फिर आउटपुट डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि एचटीएमएल में तो होंगी नहीं ना जो स्क्रिप्ट के अंदर है। आ रही है बात समझ? इसलिए आपको हर चीज को उसके प्रॉपर टैग के अंदर लिखना है। तो स्क्रिप्ट टैग किसके लिए? स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड टू एम्बेड जेएस कोड इन दी एचटीएमएल पेज। तो इसका मतलब क्या? जेएस कोड भी एचटीएमएल में डालना पड़ेगा? उसे हम अलग से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और स्टैंडर्ड तरीका यही होता है, आप जेएस भी अलग लिखेंगे और फिर उसे आप अपने एचटीएमएल पेज के साथ कनेक्ट करेंगे, पर लिंक यूज करके नहीं। तब भी यूज करेंगे आप स्क्रिप्ट टैग। इसका मतलब स्क्रिप्ट टैग दोनों काम करता है। हाँ, स्क्रिप्ट टैग दोनों काम करता है। आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर जेएस का लोकल कोड भी लिख सकते हैं और आप अलग से जेएस का कोड लिखकर वाया स्क्रिप्ट टैग उसे अपने एचटीएमएल पेज के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी टैग आता है, वेरी इंपॉर्टेंट चाइल्ड टैग ऑफ हेड फॉर लाइव वेबसाइट्स, दैट इज के लिए ये यूज होता है, यूज्ड फॉर टेलिंग और इंफॉर्मिंग द सर्च इंजन अबाउट द साइट कंटेंट्स। हमारी साइट में क्या है, किस तरीके के कंटेंट्स हैं, किस तरीके का डेटा है, ये मेटा टैग से पता चलता है। आई बात समझ? बढ़ूं आगे? गुड। ये हैं चाइल्ड टैग सारे के सारे हेड टैग के। अब आते हैं, पहला चाइल्ड टैग यूज करते हैं, बहुत सिंपल है, यूजिंग टाइटल टैग। फिर आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं। टाइटल टैग यूज करेंगे तो कैसे होगा सर? डेटाबेस के लिए क्या यूज करेंगे? मोंगोडीबी? नहीं, हम डेटाबेस यूज करेंगे माइस्क्यूएल, ओरेकल या एसक्यूएलराइट। अगर आप जावा में हैं तो हम यूज करेंगे ओरेकल, अगर आप जेंगो में हैं तो हम यूज करेंगे एसक्यूएल और माइस्क्यूएल। फाइन। अगर आप पीएचपी करेंगे तो भी यूज होगा माइस्क्यूएल। फाइन। मोंगोडीबी नहीं करेंगे अपन। ओके, मोंगोडीबी आरडीबी मेस नहीं है, लैंग्वेजेस हैं आरडीबी मेस को हैंडल करने के लिए बनी है। दो डेटाबेस इसलिए क्योंकि एक सिर्फ सीखने के लिए और एक प्रोफेशनली यूज होता है, राइट। मार्केट में जब आप जाएंगे तो एसक्यूएलराइट नहीं करेंगे यूज, मार्केट में जाएंगे तो आप माइस्क्यूएल या ओरेकल करेंगे। ठीक, बढ़ूं आगे? चलिए, अब आते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग का पर्पस मैंने बता ही दिया, यूज फॉर सेटिंग पेज टाइटल। ठीक है, और लिखते कैसे? तो लिखने का तरीका है कुछ ऐसा, आप टाइटल लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, टाइटल लिखने के बाद सम टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी आपको अपने पेज का टाइटल रखना है, और ये टेक्स्ट लिखने के बाद फिर आप यूज करेंगे टाइटल की क्लोजिंग। क्लोजिंग देना जरूरी है? हाँ जी, क्लोजिंग देना जरूरी है। नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं देंगे तो फिर ब्राउजर पे डिपेंड करेगा। हो सकता है वो टाइटल को इंटरप्रेट कर पाए, हो सकता है ना कर पाए, हो सकता है टाइटल आए, हो सकता है टाइटल ना आए, तो कोई एरर नहीं आएगी। नहीं, एचटीएमएल में कभी एरर नहीं आती, बस या तो टैग काम करना बंद कर देता है और या तो टैग काम करता है, दो ही चीजें होती हैं। कभी कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, ये गलत है, इसे सुधारिए, ऐसा कोई एरर मैसेज नहीं आता है। आर यू गेटिंग दिस?
हाँ, एंडिंग में बैकस्लैश जरूरी है, ये सिंटेक्स का पार्ट है फैजान, समझ आ रहा है? दिस इज द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स, आपको ऐसे ही लिखना है। नहीं, क्लोजिंग सबके लिए जरूरी नहीं होता है सौरभ, कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है, और वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सिंगलटन टैग्स। क्या इनमें से कोई है? हाँ, इनमें से है। जो आप बेस टैग देख रहे हैं वो एक सिंगलटन टैग है, जो आप देख रहे हैं वो भी सिंगलटन टैग होता है, और आईएनजी भी सिंगलटन टैग होता है। ये वो टैग्स होते हैं जिनका ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। एंकर सिंगलटन नहीं होता है। गलत जवाब अंकित, एंकर सिंगलटन टैग नहीं है, एंकर का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होता है। ओके, चलो आगे बढ़े। अब बताता हूं इस कोड का एग्जांपल आप वीएस कोड पे कैसे करेंगे। ठीक, सबसे पहला काम जो आपको वीएस कोड पे करना है, डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल कर लिए, इतना कर लिया है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आपका अगला टास्क क्या होगा? आपका सबसे पहला काम होगा, आप अपने सिस्टम की किसी भी एक ड्राइव में जाकर अलग से एक फोल्डर डिजाइन कर लीजिए। हम सारे एग्जांपल्स उसी फोल्डर में रखेंगे, राइट? तो मैं राइट क्लिक करके एक फोल्डर न्यू में आके बनाता हूं, और यहां मैंने लिखा ऑनलाइन फ्रंट एंड। ऑनलाइन फ्रंट एंड, ये मेरे वेब फोल्डर का नाम है, इसी में मैं अपने सारे पेजेस रखूंगा। पहला स्टेप क्लियर हुआ? मैं ई ड्राइव में हूं अपने सिस्टम की, वहां पर मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसका नाम रखा है मैंने ऑनलाइन फ्रंट एंड। आर यू गेटिंग दिस? राइट, इस ऑनलाइन फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर हम रखेंगे अपने सारे एग्जांपल्स। अब आप इसको बंद कर दीजिए। अब आप वीएस कोड ओपन करिए, और वीएस कोड में नोटिस करिए, फाइल मेन्यू में जाकर ओपन फोल्डर का ऑप्शन आपको दिखेगा, दिख रहा है? जल्दी बोलिए, दिख रहा है? फाइन। जैसे ही ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ब्राउज विंडो आ जाएगी। अब आप अपना डिफॉल्ट फोल्डर सेट करिए। कौन सा है मेरा डिफॉल्ट फोल्डर? मेरा डिफॉल्ट फोल्डर कौन सा है? वेरी गुड, मेरा डिफॉल्ट फोल्डर है फ्रंट एंड ऑनलाइन, वही है ना जो मैंने अभी बनाया है ना? तो वहां पहुंचिए आप। कहां है वो? कहां फोल्डर कहां पर है? वो ई ड्राइव में। तो ई ड्राइव, ये मेरा ऑनलाइन फ्रंट एंड रहा, इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर कर देना है। वीएस कोड अपने आप को रीलोड करेगा, और इस समय आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है इसके अंदर। सही बात है, अपन ने कोई पेज ही नहीं बनाया है, सही कह रहा हूं? जब कोई पेज ही नहीं बनाया है तो ये ब्लैंक रहेगा। अब आपको अपना पहला एचटीएमएल पेज बनाना है। कैसे बनाएंगे पहला एचटीएमएल पेज? बहुत ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टूल बार दिख रहा है, अगर उस टूल बार पे आप माउस का पॉइंटर लाते हैं तो आपको कुछ आइकन नजर आ रहे हैं, 4 आइकन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? इनमें से पहले पे क्लिक करिए। जो पहला वाला आइकन आपको दिख रहा है वो आपके लिए क्रिएट करेगा नई फाइल। क्लिक करिए, वीएस कोड आपसे फाइल का नाम पूछेगा, और जैसे ही आप फाइल का एक्सटेंशन डालेंगे, देखिएगा आइकन चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम जो फाइल बना रहे हैं मैं उसका नाम दे रहा हूं home.html। देखा आपने, मेरा .html लिखते ही आइकन HTML5 का आ गया। डिड यू नोटिस दिस? ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है मटेरियल आइकन थीम। जो एक्सटेंशन अपन ने डाला है ये उसके कारण हो रहा है, मटेरियल आइकन थीम के कारण। ऐसे ही मैं एक और फाइल बनाता हूं CSS की, उसका नाम देता हूं mystyles.css। जैसे ही CSS एक्सटेंशन दिया, आइकन बदल गया, राइट? ऐसे में यहां क्लिक करता हूं, नाम देता हूं myscript.js। चेक करिए, JS का आइकन आ गया। तो क्लियरली आइकन्स नजर आ रहे हैं, प्रॉपरली समझ पा रहे हैं अपन? फाइन। अभी के लिए मैं इन दोनों को डिलीट कर दे रहा हूं, क्योंकि अभी ना हमें माई स्क्रिप्ट की जरूरत है, ना हमें इस समय माई स्टाइल की जरूरत है। ठीक, तो इन दोनों को मैंने हटा दिया। ये आपका मेन पेज, जो आपको राइट साइड पे पूरा एरिया दिख रहा है। अब यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए। सबसे पहले आप मेंशन करेंगे डॉक टाइप, राइट? ये आईडी की फैसिलिटी आप चेक करिए, इतना नहीं ब्रैकेट और एक्सक्लेमेशन लगाया है, उसने मुझे पहला ऑप्शन दे दिया डॉक टाइप। एंटर स्ट्राइक कर दीजिए, वीएस कोड बाकी का काम आपको करके दे देगा। अब अंदर आकर अपन टाइप करेंगे नंबर 1, दैट इज HTML। चेक करा आपने, मैंने HTML ओपन करा, आईडी ने अपने आप क्लोज कर दिया, राइट? फिर इसके बाद अंदर आइए, ओपन करिए हेड, आईडी हेड को क्लोज कर देगा। यहां अंदर आकर आप लिखेंगे टाइटल, और टाइटल में मेंशन करेंगे अपन अपना टाइटल। मैंने टाइटल मेंशन करा होम पेज, ये मेरे पेज का टाइटल हो गया। उसके बाद मैं आया बॉडी में, बॉडी में आकर मैंने एक जनरल सा मैसेज लिखा, वेलकम टू माय होम पेज। ठीक है, अब नोटिस करिए ये पेज बहुत अजीब सा लिखा गया है। ओके, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, देखिएगा इसमें फॉर्मेटिंग कैसे होगी। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, चेक करिए थोड़ा सा गैप आ गया, और ये सब कुछ प्रॉपरली अलाइन हो गए। इवन अगर मैं इसको ऐसे लिखता, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट, तो भी गौर करिए अपन ने जो एक्सटेंशन ऐड करा है कुछ, या तो प्रिटियर ऐड करा है, या HTML CSS कोड फॉर्मेटर करा है, वो एक्शन में आ जाएगा। क्या करेगा वो एक्शन में आते ही? जैसे ही आप सेव करेंगे, देखिए इसको उसने प्रॉपरली अलाइन कर दिया। कर दिया? जल्दी जवाब दें, करा? ठीक है, ये आपके लिए वो एक्सटेंशंस कर रहे हैं।
वो आपके कोड को, आपके पेज को प्रॉपरली अलाइन वे में रखते हैं। दैट इज द गुड थिंग अबाउट दीज एक्सटेंशंस। बढ़ूं आगे? ठीक है, अब मुझे इस पेज को रन करना है। एक तरीका इस पेज को रन करने का है जो हम कभी फॉलो नहीं करेंगे। वो क्या तरीका हो सकता है, गेस करिए? वो तरीका ये है, मैं इसको मिनिमाइज करूं, फिर मैं जाऊं जहां मेरा पेज है। कहां पर रखा है मैंने पेज? ई ड्राइव में रखा है। तो मैं जाऊं ई ड्राइव में। ई ड्राइव में कौन सा फोल्डर है? जल्दी जल्दी बोलिए। ऑनलाइन फ्रंट एंड। यहां आकर क्लिक कर, तब नोटिस करिए ब्राउजर लॉन्च होगा और मुझे आउटपुट दिखेगा। दिस इज वन वे। लेकिन हम ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे। हम कैसे रन करेंगे पेज, जल्दी बताइए? वेरी गुड, हम रन करेंगे यूजिंग लाइव सर्वर। जैसे ही मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, दिख रहा है ऑप्शन ओपन विद लाइव सर्वर का? ठीक, इस पे क्लिक कर दीजिए। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन दिस, ऑटोमेटिकली ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको आपके पेज का आउटपुट दिख जाएगा। इतना ही नहीं, आप अगर अपने पेज में कुछ चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं वेलकम टू माई होम पेज के बाद लिखता हूं HTML इज फन, HTML इज फन, ये एक लाइन मैंने और ऐड करी। आप बस इसको सेव करिए, सेव करके अपना ब्राउजर ओपन करिए, आप चेक करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आउटपुट में HTML इज फन दिख जाएगा। कौन कर रहा है ये? दिस ऑल इज बीइंग डन बाय लाइव सर्वर। आई बात समझ? कौन सा ब्राउजर ओपन होगा? अरविंद, जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है, जो आप भी आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट ब्राउजर है वो ओपन होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा आप इसे बदल कैसे सकते हैं। अगर आपको लगता है सर मुझे क्रोम नहीं फायरफॉक्स चलाना है, तो विजुअल स्टूडियो में सेटिंग में जाकर आपको वो चेंज करना पड़ेगा। आई बात समझ? हेड और टाइटल में डिफरेंस बता दूं। हेड में कुछ नहीं है, हेड कंटेनर टैग है। जो भी लिखना है आपको टाइटल के अंदर लिखना है। टाइटल से पेज का टाइटल सेट हो रहा है। तो आप बताओ फैजान, आपको टाइटल दिख रहा है मेरे पेज का? लिखा हुआ दिख रहा है वहां पे होम पेज? जल्दी बताओ। ये होम पेज वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है फ्रॉम टाइटल टैग। अच्छा, अगर मैं ये टाइटल हटा दूं, क्या अभी भी होम पेज आएगा? बताओ, अगर मैं टाइटल हटा दूं, क्या अभी भी होम पेज आएगा? नहीं आएगा। अब डिफॉल्ट टाइटल आएगा, जो भी ब्राउजर की तरफ चेक करिए, ब्राउजर की तरफ से बाय डिफॉल्ट पूरा यूआरएल आ रहा है। देख रहे हैं जो पूरा यूआरएल लिखा हुआ है 127.0.0.1। ये 127 क्या है? एवरीवन टेल मी। ये बिल्कुल वैसा ही आपको दिख रहा है जैसा इंटरनेट पे दिखता है। इसमें 127.0.0.1 आपका IP एड्रेस है। ये सर्वर का एड्रेस है। और वो जो दिख रहा है आपको 5000 5500, वो पोर्ट नंबर है। तो ये हमारा IP एड्रेस हो गया, ये हो गया आपका पोर्ट नंबर। हाँ ठीक है ना, पॉपअप मैसेज आने दीजिए। पोर्ट नंबर वो होता है जहां पर आपका सर्वर रन हो रहा है। हर सॉफ्टवेयर जब सर्वर मशीन में रन होता है, तो उसको एक पोर्ट नंबर अलॉट होता है। उस पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट भेजी जाती है। आप जब सर्वर साइड पे आओगे तब और समझोगे इसको बेटर।